गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र स्थान का 9th चैप्टर और इसके 2 लेक्चर होने वाले हैं जिसमें हम 9th चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नवम अध्याय नाम है खुड्डाक चतुष्पाद। इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका नाम है महाचतुष्पाद, यानी 10वां चैप्टर महाचतुष्पाद है। खुड्डाक का मतलब क्या होता है? खुड्डाक का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी 9वें चैप्टर में चतुष्पाद यानी कि भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है और महाचतुष्पाद में उसका डिटेल में हमको वर्णन मिलेगा। तो स्वस्थ चतुष्क के वर्णन के बाद खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। पहले के 4 अध्यायों में मानव के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्वस्थ चतुष्क का वर्णन किया गया है। अब स्वस्थ तथा आतुर मानवों के लिए निर्देश चतुष्क का वर्णन किया जा रहा है। हमने 5, 6, 7, 8 जो चैप्टर थे वो स्वस्थ चतुष्क था जो हमने पढ़ लिया है। अब हम निर्देश चतुष्क पढ़ने वाले हैं। 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर जो रहेंगे वहां पे निर्देश चतुष्क का वर्णन किया गया है। ठीक है। चक्रपाणी जी ने क्या बोला है? खुड्डाक शब्द का अर्थ होता है अल्पवचन या संक्षिप्त वर्णन। महाचतुष्क का मतलब होता है इसको महाचतुष्पाद मतलब यहाँ पे डिटेल में आपको वर्णन मिलेगा। जैसे हम शारीर स्थान में पढ़ेंगे, शारीर स्थान में 3rd चैप्टर का नाम है खुड्डिका गर्भावक्रांति और 4th नंबर के चैप्टर का नाम है महती गर्भावक्रांति। वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यही फॉलो होता है। चिकित्सा के चतुष्पाद कौन कौन से होते? पहले तो रेफरेंस बनता है किस आचार्य का है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के 1st चैप्टर में श्लोक बताया। सेम यानी कि फर्स्ट हाफ जो है अष्टांग हृदय का चरक का एकदम सेम है, सेकेंड हाफ थोड़ा सा चेंज होता है। तो कौन कौन आते हैं चतुष्पाद में? भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, है ना। भिषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम गेयम विकारोप शांतये। अगर यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए सेकेंड हाफ में? चिकित्सस्य निर्दिष्टम निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम, प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम। ये किसका हो जाएगा? बागभट्ट का हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, रेफरेंस याद होना चाहिए तो हम याद रख सकते हैं। चरक के गुण, चरक ने गुण पूर्वक अपना वर्णन किया है ना। चरक संहिता को बहुत गुणवान बताया गया है, तो चरक के श्लोक में गुण आता है, बाकी बागभट्ट में गुण नहीं आता है सेकेंड हाफ में। ठीक है ना। तो चिकित्सा के 4 संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। अब बीचों बीच एक श्लोक लिखा है विमर्श में, बीचों ने नीचे क्या लिखा है? पथ्ये सती गतार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये सती अगतार्थस्य किम औषधि निषेवणे। वैदिक जीवन ने बोला है। कौन है रचयिता? लोलिम्बराज। लोलिम्बराज कोड बनाकर याद कराया था, वैदिक का जीवन लंबा होना चाहिए। तो वैदिक जीवन किसके टीका है? लोलिम्बराज के। उन्होंने क्या बोला है? पथ्ये सती गतार्थस्य, अगर जो व्यक्ति पथ्य का पालन कर रहा है तो उसको औषधि की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही ठीक रहेगा। अगर जो व्यक्ति अपथ्य का सेवन कर रहा है तो औषधि भी उसमें काम नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किस आचार्य की कथन है और कहाँ पर मिलता है, किसकी रचना है, ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। 4th नंबर के श्लोक पर आते हैं। अस्वस्थ तथा स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवचा। यहाँ से रेफरेंस भी बनता है किस चैप्टर का है और किस आचार्य का है। तो आचार्य का नाम भी पूछा जाएगा या चैप्टर का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बागभट्ट जी ने क्या बोला है? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, दोष साम्यम आरोग्यता। इन्होंने क्या बोला? विकारो धातु वैषम्यम, धातुओं में विषमता होना रोग का कारण है, और धातु में जब साम्यता हो जाए तो ये प्रकृति कहलाती है। समझ रहे हो बात को? धातु की विषमता रोग है। इन्होंने क्या बोला?
दोषों की विषमता रोग है, इतना डिफरेंस है। पर आयुर्वेदा में धातु का मीनिंग केवल सप्त धातु नहीं होता, धातु का मीनिंग सप्त धातु प्लस त्रिदोष प्लस त्रिमल है ना। तो धातु दोष मल सभी को क्या बोला है, धातु ही बोला है, क्योंकि ये सभी लोग धारण का काम करते हैं। तो यहाँ पे मतलब वही होगा कि धातु यानी कि हमारी धातुएं दोष और मल। ठीक, इन्होंने यहाँ पे दोष वर्ड यूज कर दिया, तो बागभट्ट जी ने दोष बोला, इन्होंने धातु बोला। फिर क्या बोला है, सुख संज्ञकम आरोग्यम, सुख की संज्ञा आरोग्य, अगर आप सुखी हैं मतलब आरोग्य है। विकारो दुखम एवचा, और विकार ही दुख कहलाते हैं। ठीक है, तो धातु की विषमता को रोग कहा जाता है। धातु की समता का नाम प्रकृति है, आरोग्य अवस्था का नाम सुख है और विकार का नाम दुख होता है। चिकित्सा की परिभाषा रेफरेंस से याद करते चलिएगा। अब 3 चीजें बताने वाली हूं। तो सबसे पहले देखते हैं चतुर्नाम भिषगादि नाम सस्ता नाम धातु व्यकृते वृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा विधि। चिकित्सा क्या होता है, धातुओं को साम्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, किसकी, चतुष्पाद की, है ना। विषक आदि चतुष्पाद है, उनकी जो प्रवृत्ति है धातुओं को साम्य करने की, वही कहलाती है चिकित्सा। तो धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। आप 16वें चैप्टर में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, यावी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वे समा सा चिकित्सा विकारणम कर्म तत् भिषजामतम। मतलब क्या होता है कि शरीर की धातुओं को सम करने के लिए जो क्रिया की जाती है वही चिकित्सा है। यहाँ पर ही वही बोला कि धातु की विकृति हो गई थी, उसको साम्य करने के लिए जो कर्म आप करते हैं वही चिकित्सा है। ठीक है, 2 रेफरेंसेस ये हो गए, एक तो 9वें चैप्टर में चिकित्सा की परिभाषा आई है और एक आई है 16वें चैप्टर में चिकित्सा की परिभाषा। ठीक है, रेफरेंसेस कैसे याद रखेंगे कि जहां पे हमने चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़ा उसका श्लोक चतुर्नाम से शुरू है। चिकित्सा के चतुष्पाद पहली बार हमने जहां पे पढ़ा 9वें चैप्टर में, वहां पर कहां से शुरू है, चतुष्पाद वाला चतुर्नाम से ही शुरू है। बाकी का बचा 16वें चैप्टर का, वहां पे या भी क्रिया भी है। जब मैंने आपको चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे हमने पढ़ा था आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन याद हो तो वहां पर भी हमने पढ़ा था धातु को साम्य करने की क्रिया जो होता है वो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। श्लोक लिख लीजिएगा, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया है, सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, अब 9वें और 16वें चैप्टर की खासियत क्या है कि दोनों जगह इन्होंने चिकित्सा की परिभाषा बताई और दोनों जगह एक और चीज बताया। यहाँ पे उन्होंने भिषक मानी शब्द को यूज किया है। भिषक मानी, भिषक मानी मतलब मूर्ख वैद्य। 16वें चैप्टर में उन्होंने वैद्य मानी टर्म का यूज किया है, वैद्य मानी। तो 16वें चैप्टर में हमने 2 चीजें याद की, एक तो परिभाषा, दूसरा एक में भिषक मानी एक में वैद्य मानी। फिर आप कैसे बताओगे कि भिषक मानी कहाँ पर है, वैद्य मानी कहाँ पर। तो भिषक द्रव्य उपस्थाता वाला श्लोक जहां पर है वहीं पर भिषक मानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। वैद्य के गुण, श्रुते पर्यवदात्वम बहुशो दृष्ण कर्मता दाक्ष्यम शौचम इति ज्ञेयम वैद्य चतुष्टयम। वैद्य के कितने गुण हैं, 4 गुण है, सभी के 4-4 गुण हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक बनाकर याद करो, शब्द डबल एस बी डी लिख दिया मैंने, है ना, डबल एस बी डी। शब्द जो भिषक होता है उनके शब्द बहुत मायने रखते हैं, तो उसको सोच समझ कर बात करना चाहिए। तो एस फॉर हो जाएगा श्रुते पर्यावदात्वम, एस फॉर हो जाएगा दाक्ष शौच, बी फॉर हो जाएगा बहुशो दृष्ट कर्मता, डी फॉर हो जाएगा दाक्ष। शब्द से कोड बनेगा, वैसे इससे याद नहीं होता है ना, इससे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, पर जो आपको 4 गुण दिए हैं उससे ये फर्स्ट वर्ड मैच कर जाते, तो कहीं ना कहीं हमें याद रह जाता है। वैसे इसको पढ़ना भी है ट्रिक के साथ। क्या है, वैद्य श्रुते पर्यवदात्वम, वैद्य ने बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान किया है,
सुना है तभी वो अच्छा वैद्य बन सकता है। तो शास्त्र का अच्छी प्रकार से ज्ञान रखना। बहुशो दृष्ट कर्मता, अगर उसने सर्जरी बहुत बार देखी है, उसने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत बार की है, तो वो कोई भी सर्जरी अच्छे से कर सकता है। तो अनेक बार रोगी औषध निर्माण, औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए। वो दक्ष होना चाहिए, हर एक काम में निपुण होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, और शौच यानी साफ स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दक्ष होना अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करने में परम चतुर हो, और पवित्रता रखना, यह चारों वैद्य के उत्तम गुण माने जाते हैं। विमान स्थान के 8वें चैप्टर में वैद्य के कुछ और गुण भी पढ़ेंगे, तो वहीं पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपको शब्द से 4 गुण याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बागभट में भी कुछ बोला है, कुछ डिफरेंसेस हैं। अब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा डिटेल, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए, उत्तम औषधि के गुण क्या होता है, तो लिख लीजिए। व्यास जी जो हैं औषधि को बनाने का काम करते हैं, व्यास जी। वी फॉर बहुता, वाई फॉर एक योगत्व, ए फॉर अनेक विध कल्पना, एस फॉर संपत। तो बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पना संपच्यते चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा औषधि का गुण है या नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक गुण किसका फिट करेंगे, वो है ना। जब नहीं है पूछा जाएगा तो 3 तो औषधि के रहेंगे, एक किसका फिट करेंगे, या तो चिकित्सक का, या परिचारक का, है ना, या किसी और का। पर आपको इसमें देखकर समझ में आएगा कि औषधि का है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर दे दे वो लास्ट वाला ऑप्शन, दाक्ष किसका है, तो 2 लोगों में आता है, औषधि में थोड़ी ना आएगा। औषधि कैसे सोच होगी, कैसे दाक्ष होगी, नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुता। बहुता मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने वाली हो। तो डॉक्टर थोड़ी ना बोलेंगे डॉक्टर की बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, या परिचारक बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। ठीक है ना, तो बहुता औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना। योग्यत्व मतलब औषधि का व्याधि नाश में समर्थ होना, वो योग्य हो उस व्याधि को नष्ट करने के लिए। अनेक विध कल्पनाएं बनाई जा सके, तो डॉक्टर की तो बना ही नहीं सकते अनेक विध कल्पना कि लड़के को लड़की बना दो या जो भी है। ठीक है, तो अनेक विध कल्पना, अगर चूर्ण नहीं खा रहा है पेशेंट, उसको क्वाथ बना के दे दो, शहद के साथ दे दो, या फंट बना के दे दो, जो भी है। ठीक है, संपत, संपत यानी उसमें सारे गुण विद्यमान रहे। ऐसा नहीं कि हिन वीर्य हो, है ना, उष्ण वीर्य हो, तीक्ष्ण वीर्य हो, बहुत ज्यादा हो, ऐसा ना हो, है ना, उत्तम गुण वाला हो, अपने रस गुण विपाक आदि गुणों से संपन्न हो, ऐसी औषधि उत्तम गुण वाली कही जाती है। इसके अलावा बागभट जी ने जो बहुता का अर्थ किया, इन्होंने बहुता का मतलब लिया है प्रचुर मात्रा में मिलने वाली, पर बागभट जी ने बहुता का मतलब होता है बहुत गुण वाली हो, मतलब बहुत सारे उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो बहुता का मीनिंग उन्होंने बहुत गुण वाला बताया। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम बागभट जी का है। अब आते हैं उपचारक। तो उपचारक क्या होता है, परिचारक, अटेंडर जो होता है। अटेंडर और डॉक्टर में 2 सिमिलैरिटी होती है, बिल्कुल साथ साथ रहता है अटेंडर, तो बोलते हैं ना कि जिसके साथ रहते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत गुण उसके आ जाते, तो इसके आधे गुण ना डॉक्टर के आ गए। क्या क्या आ गए, शौच और दाक्ष, 2 गुण डॉक्टर के आ गए, बाकी के 2 ही याद रखना था। तो उपचार से उपचारज्ञता हो गया, और एक अनुराग हो गया। समझ रहे हो, उ से उपचारक से उपचारज्ञता, उसका डॉक्टर जैसे डीएस तो सेव हो गया, डीएस, है ना, याद रहेगा, दाक्षर शौच। और अनुराग मतलब जो परिचारक होता है उसका प्रेम होना चाहिए मरीजों के प्रति, मतलब वात्सल्य प्रेम या जो भी प्रेम है, मतलब उनका अच्छे से केयर करने वाला होना चाहिए। तो याद कर लेते हैं, कभी कभी उपचारज्ञता उदास हो जाता है। इसमें से डी एस तो हमने कॉमनली याद किया था, यू फॉर उपचारज्ञता, ए फॉर हो जाएगा अनुराग। ठीक है, तो सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान, चतुरता, अपने मालिक के प्रति अधिक प्रेम और पवित्रता, इन 4 गुणों का परिचारक में होना उत्तम माना जाता है। रोगी के गुण देखते हैं। रोगी अपने संग संग बोरिया बिस्तर भी तो रखता है कहीं पे भी भर्ती होने का,
समय आ जाए तो भर्ती हो जाए, तो संग संग याद करेंगे। एस फॉर स्मृति, ए फॉर अभिरित्व, ए फॉर अभिरित्व, यहां से है अभिरित्वम। एन फॉर निर्देशकारित्वम, जी फॉर ज्ञापकत्व। बागभट्ट जी ने आढ़्यो आढ़्यो रोगी बोला है, बागभट्ट जी ने आढ़्यो, यानी कि उसके पास पैसा होना चाहिए तभी तो वो इलाज करा पाएगा। बागभट्ट जी ने आढ़्यो, पूछा जाता है किस आचार्य ने कौन सा ऐड किया है, ठीक है ना। तो स्मृति, निर्देशकारित्व, अभिरुत्व और ज्ञापकत्व। तो स्मरण शक्ति अच्छी हो, क्योंकि हमने जो दवाइयां उसको बताई हैं वो उसको समय समय से लेते आना चाहिए, पता चले एक एक बताई थी वो 4 4 खा रहा है, ठीक है। और वैद्य की आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए, जो वैद्य ने बोला आपको क्या खाना क्या नहीं खाना वो उसको पता होना चाहिए, है ना, उसका पालन करे। निर्भयता, डर ना हो, पता चले कोई कुछ छोटा सा कुछ ऑपरेशन कर रहे थे उसको अटैक आ गया, चल बसा, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। रोग तथा उपद्रव को अच्छी प्रकार बता सकना, ये 4 रोगी के उत्तम गुण माने जाते हैं। तो हमने इसको कैसे याद किया, संग से याद किया, ठीक है। तो 4 के 4 गुण, 4 के 4 पाद के 4 4 गुण हमने याद कर लिए आज की क्लास में। यहाँ पे पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लीजिए। शब्द डॉक्टर के, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, किसका है ये, औषधि, बहुता युगत अनेक विध कल्पना। तो यहाँ पे हमने कोड पढ़ा था, व्यास जी औषधि बनाते हैं। यहाँ पे पढ़ लिए थे उदास, परिचारक ना कभी कभी उदास हो जाता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था रोगी अपने संग संग दवाइयां रखता है, ऐसे एनजी संग करके याद किया था, ठीक है। यहाँ से अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, तो अभी तक का अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, और इसके साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, तभी आपकी थ्योरी स्ट्रांग बनती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको थ्योरी पढ़कर याद नहीं होती, लेकिन आप जैसे ही उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।